स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। अम, आज हम एक बार फिर से डॉक्टर राजीव मिश्रा जी से बात करने वाले हैं और आप लोगों में से कइयों का रिक्वेस्ट भी था कि जो यूरी बेज़मेनोव वाला टॉपिक है उस पर चर्चा करें, तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर राजीव मिश्रा हमारे साथ आज की शाम बिता सकें तो क्योंकि जुड़ गए हैं तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। राजीव जी, पहले तो आपके जो फैंस हैं हमारे चैनल पे वो आज प्रसन्न होंगे कि आपके साथ तो मुलाकात हो रही है। और जब हम यूरी बेज़मेनोव की बात करते हैं तो मुझे याद है कई साल पहले सुना था, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइकिंग लग रही थी। जैसे उसने मुझे याद है उसने कहा था कि क्योंकि मैं सोवियत रशिया में पैदा हुआ था और उसके उसके फादर शायद एक हाई रैंकिंग केजीबी या आर्मी ऑफिसर थे। जी। वो बता रहा था कि यहाँ पर अगर आपके ठीक घर में जन्म हुआ है, अच्छे कनेक्शंस हैं, तो आपको कोई टच नहीं करेगा। आपके सारे दरवाजे खुले होते हैं। और एक आम जो व्यक्ति है वो पिसता है। और मुझे वो वर्ड याद है, उसने कहा था कि एक आम आदमी एक इंसेक्ट की औकात रखता है स्टेट के सामने। तो अब मैंने शायद ये आज से 10 साल पहले सुना था, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। हमारे देश में अगर हम देखें, हम कहने को सारे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं हमारे पास कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म है। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ पिछले 10-15 दिन के ही इंसिडेंट्स देख लें कि कालीचरण महाराज को उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले, कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने। तो ये तो जस्ट एक मैं सिर्फ इलस्ट्रेट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है हमारे देश का जो तंत्र है और जो वो सोवियत रशिया की बात कर रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या एग्जेजरेट कर रहा हूँ? क्वालिटेटिवली आपकी बात बिल्कुल सटीक है। डिग्री का फर्क तो जरूर है। सोवियत रशिया में गोली मार दी जाती, घर में घुसकर पूरे परिवार को गोली मार दी जाती, यह अंतर है। तो डिग्री का फर्क जरूर है। हम और आप बैठकर कोई यह ना समझे कि सोवियत रशिया या कम्युनिस्ट टेक ओवर जो होगा वो बड़ा प्लीजेंट होगा और जैसा अभी चल रहा है वैसा ही होगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी इस बात से लोग यह अर्थ लगाएं कि जब ऐसा ही चलना है तो सोवियत रशिया का आना क्या बुरा है। हम और आप बैठकर एक चैनल पर एक बात कर पा रहे हैं। अगर सोवियत रशिया होता तो यह संभव नहीं था। तो डिग्री का फर्क तो बेशक है। हाँ, आप एक अंतर है कि जो रूलर क्लास होता है उसको सारी सुविधाएं होती हैं और जितना अधिक पावर स्टेट के पास रहता है, स्टेट जितना अधिक पावर अपने हाथ में रखता है, रूलर क्लास उतने ज्यादा मौज करता है, उतनी ज्यादा ऐश करता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो तो वहां पे मिलिट्री वाले ऐश करते हैं, वो जहां मर्जी वहां जमीन खरीदते हैं, जैसे मर्जी वैसे रहते हैं, या किसी भी तरह के डिक्टेटरशिप। तो लोगों को यह समझना है कि वामपंथ बेसिकली हर किस्म की डिक्टेटरशिप जो है वह वामपंथ से ही अपने रास्ते, अपने डायरेक्शंस लेती है। उसके जो टेक्निक होती है वह मूलतः वामपंथी टेक्निक होती है। जब समाज को चलाने की सारी शक्तियां जितनी अधिक कंसंट्रेटेड होती हैं, सरकार के हाथ में जितनी अधिक होती हैं, यह वामपंथ की मूल टेक्निक है। उसका कहना है कि आप अपना जीवन खुद निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, किसको कितना मिलना चाहिए वह हम बांटेंगे, किसे क्या बोलना है वह हम निर्धारित करेंगे, किसे क्या सोचना है, बच्चे स्कूल में क्या पढ़ेंगे वह हम निर्धारित करेंगे। यह एक वामपंथी का वेट ड्रीम है कि सब कुछ हम चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे अच्छा क्या है और सबसे अच्छा कैसा होना चाहिए। तो सोवियत रूस इसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। और जिस देश में जितनी अधिक वामपंथी पकड़ होती है व्यवस्था पर, उतना अधिक यह देखने को मिलता है।
तो भारत में भी वामपंथियों की व्यवस्था पर पकड़ अच्छी खासी है, तो आपको यहाँ पर उसके नमूने मिलते हैं, उसकी झलकियां मिलती हैं, और जब वह एब्सोल्यूट पकड़ होगी तो फिर उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होगा। जी। अच्छा, ये जो आपने एक तो पॉइंट रेज किया कि हम चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के अगर हमारी आज इच्छा हो तो हम बीजेपी की खूब भर्त्सना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और मोदी जी की भी कर सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ आज के टॉपिक से, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक ऐसा ग्रुप है जिसका कहना है कि यहाँ पर फांसीवाद छाया हुआ है। तो या तो हमें फांसीवाद की समझ नहीं है, उन्हें नहीं है, क्या क्या अंतर है ये? नहीं, झूठ बोलने वालों को किसी बात की समझ होना जरूरी नहीं होता, जो चाहे सो झूठ बोल सकते हैं। लेकिन फांसीवाद, यहाँ पर मैं जब भी वह कोई कहता है फांसीवाद छाया हुआ है, तो उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि फासिस्ट मुसोलिनी बेमूलता एक वामपंथी था, वह एक सोशलिस्ट था। यह बात एक ऐसा झूठ है, उसे हमने राइट विंग घोषित करके और वामपंथियों ने अपने पाप दूसरों के सर पे मढ़ दिए हैं, लेकिन उन्हें यह बात पता है और यह वह झूठ बोलते हैं कि फासिस्ट मुसोलिनी एक वामपंथी था, एक सोशलिस्ट था। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि फांसीवाद जिसे वो कहते हैं, जी हाँ, वह दूसरों पर यह आरोप लगाते हैं, लेकिन फांसीवाद भी मूलतः वामपंथ का ही एक रूप है, जहां पर आपके बिहाफ पर निर्णय लेने की सारी शक्ति एक व्यक्ति या सत्ता के एक छोटे से केंद्र के हाथ में होती है। तो फांसीवाद अभी छाया हुआ तो है नहीं, लेकिन उनकी एम्बिशन है इस देश में फांसीवाद को लाने की। ओके। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं यूरी बेज़मेनोव की, कुछ दर्शक अगर नहीं जानते तो एक बार मैं उनके थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देते हैं कि एक केजीबी का ऑपरेटिव था, सोवियत रशिया में पैदा हुआ था, उसका जन्म शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ था, 1939। हाँ, तो बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उसका जन्म हो गया साथ में, और फिर वो इंडिया में उसकी पोस्टिंग हुई तो उसको भारत के कल्चर से, भारत की जो व्यवस्था तो नहीं कहना चाहिए, भारत की जो परंपराएं हैं उनसे लगाव हो गया और उसने देखा कि जो सोवियत रशिया काम कर रहा है सबवर्जन का, वो बहुत घातक है, बहुत डेंजरस है। तो उसकी अंतरात्मा जगी, तो वो डिफेक्ट करके वेस्ट में चला गया और कनाडा में चला गया था। अब ये जस्ट एक बैकग्राउंड लोगों के लिए थी। जब हम बात करते हैं कि उसने उस समय जो टेक्निक्स देखी जो सोवियत रूस अपना रहा था हमारे देश को सबवर्ट करने के लिए, तो इसमें मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। पहला ये कि वो जिन टेक्निक्स की बात कर रहा है वो क्या है और क्या वो आज भी हो रही है, क्योंकि कई बार लोगों का एक एक मेंटालिटी बन जाती है, यार क्या इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो, अब तो नहीं है वो, अब तो हम एक बिल्कुल नया संसार है। तो ये दो चीजें जी। तो यूरी बेज़मेनोव के बारे में एक रिकैप मैं दे दूं। 1939 में जन्म हुआ था, एक बहुत बड़े हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर के घर पे। Who was a very dedicated soldier, and यूरी बेज़मेनोव के अपने शब्दों में, he was a true soldier. He was not into politics and all. तो and he did not approve of lots of things that the politicians and the party officials did and the KGB did. लेकिन रूस की जो टेंडेंसी, रूस का जो सिस्टम था, उसमें अगर आप उतने ऊंचे पोस्ट पर हैं तो आपकी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, आप के लिए सारे दरवाजे खुलते हैं, जैसा आपने कहा। तो और यूरी को एक इसमें बहुत कम उम्र में रिक्रूट कर लिया गया और केजीबी के लिए चुन लिया गया और उसे भारत की भाषाएं पढ़ाई गई, भारत के कल्चर के बारे में, भारत के पॉलिटिक्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया गया। और यहाँ तक कि यूरी एक समय में इंडियंस की तरह ड्रेस करता था और उसने इंडियंस की तरह सोचना शुरू कर दिया, जिसको कि एक समय में केजीबी की ओर से इनकरेज किया जाता था, जिससे कि वह अपने रोल में अच्छी तरह फिट हो सके। भारत आने के बाद वह कहता है कि उसकी लॉयल्टी स्प्लिट हो गई। उसे दिखाई दिया कि किस तरह से रूसी साम्राज्यवाद या वामपंथी साम्राज्यवाद, क्योंकि आज के दिन में चूंकि रूसी साम्राज्यवाद शब्द
रिलेवेंट नहीं लगेगा लोगों को, इसलिए मैं कहना चाहूंगा वामपंथी साम्राज्यवाद किस तरह से भारत की पूरी व्यवस्था को गुलाम बनाने और उसको ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से भी बुरी गुलामी में डालने की पूरी तैयारी में था। इसका यूरी बेज़मेनोव ने वर्णन किया है। मैंने एक बात कही है अपनी पुस्तक में भी और बहुत बार कि सोवियत रूस का पतन वामपंथ की हार नहीं थी, वामपंथ की चाल थी, यह उनका पॉन सैक्रिफाइस था। सोवियत रूस को सैक्रिफाइस करके या सोवियत रूस को तोड़ के वामपंथियों को पश्चिमी समाज में जो रेसिस्टेंस मिलता था उससे मुक्ति मिली और उनका पश्चिमी समाज में, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के पूरे समाज में और पूरी पॉलिटिक्स में उनका घुसने के दरवाजे खुले और उनकी लेजिटिमेसी बढ़ी, क्योंकि कम्युनिज्म का जो खतरा था वह दिखाई देना समाप्त नहीं हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। तो वे, इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि जो चीजें रूस किया करता था, जो चीजें रूसी वामपंथ पूरी दुनिया पर किया करता था, वही चीजें आज भी दुनिया के दूसरे सिरे से, अमेरिका से और दूसरे ऑपरेटिव हैंडल्स के माध्यम से आज भी पूरी दुनिया में जारी है। और उसका उद्देश्य आज भी वही है, पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करना और पूरी दुनिया में लोगों पर कब्जा करना। अंतर क्या है? मार्क्सवाद के समय में या लेनिन के समय में जो लोगों की समझ थी कि इसको कैसे अचीव किया जाए, पूरी दुनिया की सत्ता पर कब्जा कैसे किया जाए। पहली बात है, वामपंथ का जो बेसिक गोल है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सबको कहा जाता है कि वामपंथ का गोल समानता है, यानी सबको समान रूप से मिले। जी नहीं, वामपंथ का गोल गुलामी है। सत्ता पर कब्जा करके सबको समान रूप से गुलाम बनाना वामपंथ का गोल है। तो इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए और इस गोल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो तो कहते हैं कि हम तो एक ऐसा यूटोपिया लाना चाहते हैं जहां पर एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। और बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। आप तो कुछ गलत। जी नहीं, मैं इस बारे में इस पर आऊंगा अगर हमें समय मिला। यूरी बेज़मेनोव से और यूरी बेज़मेनोव के रहस्योद्घाटन से अगर हमें समय मिला तो इस बात का अर्थ क्या है इन प्रैक्टिकल सेंसेस, यूटोपिया, किसी भी किस्म का यूटोपिया कैसे ट्रांसलेट करता है इन रियल लाइफ, इस पर मैं आना चाहूंगा। पर अभी मैं यूरी बेज़मेनोव पर केंद्रित करता हूं कि जो काम रूस करता था वही काम आज हो रहा है। रूस इस काम को कैसे करता था और उसमें क्या अंतर आया। तो वामपंथियों ने पहले तो समझा कि हम सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की थी, तो उनका इरादा जब शुरुआत थी तो वेस्टर्न वर्ल्ड पर सीमित था। तो औद्योगिक क्रांति ने पूरे समाज को जो स्वतंत्रता दी थी वह वामपंथियों को नहीं बची। पहले सिर्फ वही आदमी अमीर हो सकता था जो एक अमीर घर में पैदा हुआ। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की वजह से यह रास्ते खुल गए और कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास समाज को देने के लिए कुछ है जो समाज को चाहिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति धनी हो सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति समृद्ध हो सकता है। तो यह आजादी वामपंथियों को नहीं बची। तो इन्होंने इस पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए और उद्योगों पर कब्जा करने का काम शुरू किया। तो आश्चर्य नहीं है कि पश्चिमी समाज पर कब्जा करने का काम उद्योगों पर कब्जा करने से शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि यह उद्योगों पर कब्जा करके आप जब समाज की समृद्धि को मार देते हैं तो आपके फैलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी टेक्निक में परिवर्तन किया और बहुत जल्दी इन 1920s उन्होंने अपनी टेक्निक में परिवर्तन किया और पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए दूसरे माध्यमों, विचार को अपना हथियार बनाया, वैचारिक माध्यमों पर कब्जा करने का अपना इरादा बनाया। तो यूरी बेज़मेनोव ने जिस बारे में बात की है, जब वो भारत में अपने काम से दुखी होकर, अपने काम के परिणामों से दुखी होकर यूरी बेज़मेनोव ने जब अपना काम छोड़कर भारत से भागकर जब वो कनाडा पहुंचे तो उन्होंने कुछ बातें वेस्टर्न वर्ल्ड को बताई कि रूस इस काम को कैसे करता है। मैं कहता हूं रूस इस काम को कैसे करता है नहीं हटा देना चाहिए, आज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक होगा अगर हम कहें कि वामपंथी इस काम को कैसे करते हैं, क्योंकि वही टेक्निक है आज भी जारी है। तो उस वक्त क्या होता था, जो यूरी बेज़मेनोव का काम था, उसका काम था समाज के ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को पकड़ना जो थॉट लीडर हैं या हो सकते हैं या दिखते हैं।
साहित्यकार, पत्रकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फिल्मकार, फिल्म एक्टर्स, और उन्हें सर पे चढ़ाना, उनकी तारीफ करना, उनको बताना आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, और उनको ले जाकर सोवियत रूस में दिखाना कि देखिए सोवियत रूस में जो व्यवस्था है उसने कितनी तरक्की की है और उसमें कितना स्कोप है, तो आप इस व्यवस्था को क्या भारत में प्रचार करें। तो आप देखेंगे महबूब खान की फिल्म जब बनती थी, किसी ने नोटिस किया होगा मदर इंडिया के पोस्टर पर एक हंसुआ हथौड़ा बना हुआ है। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वह एक वामपंथी विचार को लेकर चलती थी। इन सारे लोगों को उठाकर ले जाया जाता था। सुमित्रानंदन पंत जैसे कवि, इतने सम्मानित व्यक्ति, उन्हें ले जाया गया, मॉस्को घुमाया गया। तो वो ब्यूरी बॉदमेनोव का एक चित्र है सुमित्रानंदन पंत के साथ। तो वो भारत से साहित्यकारों को, पत्रकारों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को ले जाते थे और ले जाकर वहां पर उन्हें उनका खूब स्वागत सत्कार किया जाता था, उन्हें खूब खिलाया और ध्यान दे खूब पिलाया जाता था। और यूरी कहता है कि वन ऑफ माय जॉब्स वाज टू कीप देम इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन सो दैट उनको कुछ समझ में ना आए, कुछ दिखाई ना दे, और पूरी तरह से नशे में रहे, और उनको खूब खिला पिलाकर मौज मस्ती करा के पूरा रूस घुमाया जाता था। और जब वो होश से जागते थे तो उन्हें समझाया जाता था कि आपने जो देखा वह यह था। देखा तो उन्होंने कुछ था नहीं, आंखें तो बंद थी, दारू पी के नशे में टल्ली थे। तो उसके बाद उन्हें जो समझा दिया जाता था, भारत आकर उन्हें वही कहना होता था। तो वो बहुत तरह से वे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड होते थे, पैसे से, लड़कियों से बहुत तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड होते थे, और अब इतना कॉम्प्रोमाइज होने के बाद वे उससे बाहर निकलकर अपनी बात नहीं कह सकते थे। तो वहां जाकर भी उन्हें कुछ दिखता नहीं था या कुछ देखना भी नहीं चाहते थे, या उन्हें डर भी लगता था कि यह सब जो मिल रहा है अगर हमने सच बोल दिया तो यह सब खत्म हो जाएगा। तो आदमी को उन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को ले जाकर उनको दिखाया जाता था कि वामपंथी व्यवस्था जो है सबसे अच्छी है और भारत में आके इसका प्रचार करो। और भारत के तो उनके दिमाग में बातें भरी जाती थी, उनके मुंह में शब्द भरे जाते थे। वे शब्द हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे सिलेबस में, हमारे सिनेमा में, हमारे पत्रकारिता और साहित्य में वे शब्द आते थे। और जैसा कि वामपंथ की पूरी नैरेटिव होती है, क्लास कन्फ्लिक्ट की नैरेटिव होती है, देश और समाज के प्रति डिसअफेक्शन की जो नैरेटिव होती है, यह नैरेटिव उन्होंने पूरी पीढ़ी को आकर भारत में दिया। तो यूरी बेजमेनोव ने जब यह कुछ साल तक उसने यह काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन भारत में रहते रहते उसको भारत की संस्कृति से प्यार हो गया और उसको दिखाई दिया कि यह सुंदर देश और इसकी सुंदर संस्कृति को मैं नष्ट करने में क्या योगदान दे रहा हूं, इस बात के मोरल गिल्ट से वह निकल नहीं सका। तो वह कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा था, मैं खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में था, मुझे पर्सनली कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं जो कर रहा था उसका गिल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन वह हिप्पियों का ड्रेस बनाकर हिप्पियों के साथ उसने कई दिनों तक हिप्पियों को स्टडी किया, क्योंकि उसका काम था इन हिप्पियों को, जो हिप्पी भारत में अमेरिका से आते थे, उनको वह फंसाकर उनको के दिमाग में वामपंथी विचार भरना और उनको अमेरिका में ले जाकर वहां के सिविल राइट मूवमेंट और वहां के काउंटर कल्चर मूवमेंट को प्रमोट करना उसका काम था। तो उसने इन हिप्पियों को स्टडी किया और एक दिन उनके साथ निकलकर भागा। तो उसका कहना है कि जो भारत की सरकार थी और भारत का जो सरकारी तंत्र था वह पूरी तरह से कम्युनिस्टों से कॉम्प्रोमाइज था। तो यूरी किसी भी रूसी व्यक्ति के लिए रूसी दूतावास से निकलकर भागना असंभव था। तो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने कहा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कोई भी व्यक्ति जो ऐसा प्रयास करता वह गोली मार दिया जाता। तो इसने बहुत लंबे समय तक इसकी तैयारी की और उसके बाद उन लोगों के साथ निकलकर यहाँ से भागा और भागकर कनाडा पहुंचा, और कनाडा में एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में बहुत समय तक उसने नौकरी की और अपना नाम छुपा कर रहा। लेकिन जब इन लोगों ने, केजीबी ने उसको ट्रैक कर लिया और ट्रेस कर लिया, तब फिर वो खुलकर सामने आ गया और उसने सीआईए के पास जाकर इन्फॉर्मर बनने का फैसला किया, जिससे कि वह दुनिया को इस बारे में बता सके। और क्योंकि वह एक्सपोज तो हो ही चुका था, लोगों को उसकी जानकारी, उसके बारे में पता चल ही चुका था। तो ऐसे में 1984 में उसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने इस पूरी टेक्निक के बारे में कहा और अपनी पूरी उस स्ट्रेटेजी के बारे में कहा, जिस स्ट्रेटेजी से सोवियत रूस भारत को और दुनिया के अन्य अनेक देशों को
कॉम्प्रोमाइज करने का काम कर रहा था। इसमें स्वयं अमेरिका भी शामिल था। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में था कि वे यह बात सुनते और इस बात का प्रचार करते। अमेरिका ने सुना, दुर्भाग्य से बहुत जल्दी वे लोग भूल गए। जी। अच्छा, ये जो आपने बात की बीच में, मैं वो एक फोटो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा था ना कि ये है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में, और टेबल पे देखेंगे तो आपको शराब की बोतलें दिखाई दे जाएंगी। जी हाँ। जो अभी राजीव जी बता रहे थे कि सुमित्रा नंदन, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें संभवतः पता नहीं होगा सुमित्रा नंदन पंत के विषय में, क्योंकि आजकल इन चीजों से बहुत दूर हैं। बड़े प्रखर कवि माने जाते हैं हमारे देश के सुमित्रा नंदन पंत। और दूसरी चीज कि वो जो टेबल पे शराब की बोतलें पड़ी हैं, वो राजीव जी का जो कथन था अभी बता रहे थे कि यूरी बेज़मेनोव का एक काम होता था कि जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों को परमानेंटली टल्ली करके रखना, टुन करके रखना, कि वो होश में रहे ना, बस उन्हें जो दिखा दिया फिर उसी का गुणगान वो आगे करते रहे। तो इसमें ना कई बार लोग फिर प्रश्न क्या उठाते हैं कि कोई एक व्यक्ति, जैसे वो एक केजीबी का जो एक प्लांट होगा, कोई एक एजेंट होगा, कोई डीप एसेट होगा, वो क्या किसी व्यवस्था को सबवर्ट कर सकता है? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा असंभव सा लगता है। वो लोगों के मन में जो इमेज आती है वो जेम्स बॉन्ड टाइप की आती है कि पिस्तौल लेके आएगा, कोई फ्लैम्बॉयंट होगा, इस तरह का व्यक्ति होगा, तो वो कभी भी किसी स्टेट को सबवर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या इनके पास जादू की छड़ी है कि वो कर लेंगे उसे? तो पेशे से यूरी बेज़मेनोव एक पत्रकार था। वो नोवेस्टी नाम की एक वो उसकी प्रेस, केजीबी की जो प्रेस विंग थी, वह उसका एक पत्रकार था। तो उसका काम यहाँ के पत्रकारों को और यहाँ के बुद्धिजीवियों को पकड़ना था। अब सवाल यह है कि बुद्धिजीवियों का प्रयोग करके किस तरह से एक देश को सबवर्ट किया जा सकता है और उसकी व्यवस्था पर कब्जा किया जा सकता है। इसी के बारे में यूरी बेज़मेनोव ने बताया है कि इसके 4 चरण हैं, या कैसे संभव है। तो वो पहला चरण बताते हैं, स्टेज ऑफ डीमोरलाइजेशन। या एक देश को की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, उसके इंटेलिजेंसिया पर कब्जा करके उन्हें वर्षों तक वह बातें बताई जाएं जो उनकी अपनी संस्कृति के विरुद्ध, जो उस देश की अपनी संस्कृति, अपने देश के अपने कैरेक्टर के विरुद्ध हो, उसके बारे में, उसके विरुद्ध में ऐसी बातें बताई जाएं और उन लोगों को एक ऐसी अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए तैयार किया जाए। यह काम हमारे पत्रकार, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे सिनेमा साहित्यकार, फिल्म मेकर, यह काम वर्षों से कर रहे हैं। यूरी बेज़मेनोव का कहना है कि इस काम में 15 से 20 साल लगते हैं। भारत अधिक बड़ा देश है। एक छोटे देश में या एक वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंस में इसको डिस्क्राइब किया गया होगा 15 से 20 साल। लेकिन 15 से 20 साल का समय इसलिए लिया गया कि आपने अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आपने घुस गए, तो आप बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाएंगे, उन बच्चों को वह चीज पढ़कर बड़े होने में 15 से 20 साल लगेगा। तो क्लास 1 से अगर बच्चा एक ही बात पढ़ रहा है, तो 20 साल बाद पूरी की पूरी पीढ़ी एक ही बात सोचकर बड़ी होगी और वो एक डिमोरलाइज्ड सोसाइटी होगी, जिसको कि अपने देश से कोई प्यार नहीं होगा, अपने देश के लिए खड़ा होने की कोई ताकत नहीं होगी। तो इस स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन में यूरी बेज़मेनोव का काम था, जहां पर वो कंट्रीब्यूट कर रहा था भारत को डिमोरलाइज करने के काम में। और इंदिरा गांधी के काल में यह काम बहुत अच्छी तरह हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। ध्यान दें, यूरी बेज़मेनोव भारत में 1970 में भारत को छोड़कर चला गया। तो यह जो बात वह कर रहा है 60s एंड अर्ली 70s के समय की कर रहा है, और यह काम चलता रहा। हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, भीष्म साहनी का लिखा हुआ एक, भीष्म साहनी भी एक दूसरे बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है हिंदी साहित्य के, जिनके उपन्यास तमस बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और बहुत बड़ा नाम है भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी, और पूरा परिवार ही बिल्कुल इस कम्युनिस्ट मूवमेंट में, और इंटेलेक्चुअल कम्युनिस्ट, प्रोग्रेसिव जिसको वो कहते हैं। हमें प्रोग्रेसिव जब वो कहते हैं, हमें उसको रीट्रांसलेट करना चाहिए कम्युनिस्ट में। तो कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में इस परिवार का बहुत योगदान रहा है। तो भीष्म साहनी का लिखा हुआ एक पढ़ते थे हम, सोवियत रूस की एक झलक, 6ठी क्लास में। फिर 7वीं या 8वीं क्लास में किसी और एक का लिखा हुआ पढ़ते थे, बर्लिन की एक शाम।
तो उसको पढ़कर यही लगता था कि सोवियत मॉस्को और पूर्वी बर्लिन तो स्वर्ग है, वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम बचपन से यही जानकर बड़े हुए, हमारी पीढ़ी यही जानकर बड़ी हुई। आज की पीढ़ी को इस बात का पता नहीं होगा शायद, लेकिन हमारी पीढ़ी जो 80 के दशक में स्कूलों से गुजरी है, 70 और 80 के दशक में, तो बचपन से हम यही जानकर बड़े हुए कि सोवियत रूस जो है वह दुनिया का सबसे उन्नत देश है और सोवियत रूस की व्यवस्था सबसे अच्छी है, और जिस दिन हमने वह व्यवस्था अपना ली, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम यही जानकर पढ़ते रहे। सोवियत किताबें बहुत सस्ती मिला करती थी। कभी भी बुक फेयर लगता था, जेब में और कुछ खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन प्रगति प्रकाशन की किताबें सबसे सस्ती, 1 रुपए 25 पैसे में मोटी मोटी किताबें मिल जाया करती थी। तो मेरा पूरा बचपन उन्हीं को पढ़कर बीता है। पढ़ने की भूख थी और खरीदने, महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इन्हीं किताबों को पढ़कर हम बड़े हुए। उसके आगे इसमें चलकर जब राजकमल प्रकाशन की किताबें हिंदी में पढ़नी शुरू की, और इस तरह की हिंदी के लेखकों की किताबें जब भारत में छपी हुई, जब 10 रुपए की किताब खरीदने की औकात हुई, जब स्टूडेंट हुए और जेब में थोड़े पैसे हॉस्टल में रहने की वजह से मिलते थे, तो जो 10 रुपए और 15 रुपए की किताब पढ़ने की औकात हुई, तब जो हिंदी में साहित्य मिला वह भी उन्हीं का फिल्टर किया हुआ साहित्य मिला। तो 80 के दशक तक आते आते साहित्य के नाम पर कुछ बचा नहीं था, साहित्य के नाम पर एक कम्युनिस्ट प्रचार बचा था। तो हमारे जैसे लोग जो उससे बड़े हुए, उसका नतीजा हम पर क्या हुआ कि मेरा बचपन एक बहुत कम्युनिस्ट सोच के साथ बड़ा हुआ, और जब मैं कॉलेज में निकला तो मैंने एसएफआई ज्वाइन कर ली, और अपने 20, 22, 23 साल की उम्र तक मैं उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सका। और मुझे लगता था कि कम्युनिस्ट सोच जो है वही सबसे सही है और वही सभी समस्याओं का समाधान है। तो उनका जो टारगेट होता है, 16 से 25 तक के बच्चों को उलझा कर रखो और उनके माध्यम से समाज को बदलते रहो, बदलते रहो। तो यह इस काम में को स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन कहा गया। तो इससे अगर पूरा समाज उसी तरह से सोचता रहेगा तो उस देश पर कब्जा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो उसकी दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ क्राइसिस, सॉरी, स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन। तो दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन। तो डीस्टेबलाइजेशन के स्टेज में देश में किसी ना किसी बहाने से जगह जगह अव्यवस्था फैलाई जाए, हिंसा फैलाई जाए, भीड़ जुटाई जाए। तो जो लोग स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन में जिनका ब्रेन वॉश हुआ है, ऐसे लोगों की भीड़ जुटाकर क्राइसिस क्रिएट किया जाए, मतलब एक तरह की ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जाए, ऐसी स्थिति क्रिएट की जाए, सरकार जिससे निपटने में अक्षम दिखे, या सरकार की ताकत को धीरे धीरे, उसकी मोरल अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाए। इसमें फिर सारे लोग काम आते हैं। जब सरकार इनसे निपटने की कोशिश करती है तो मीडिया सरकार को क्रिटिसाइज करती है। फिर जुडिशियरी आती है, जुडिशियरी सरकार पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर सरकार इनमें से किसी पर कानूनी कार्रवाई करती है तो कोर्ट उन्हें राहत दे देता है। तो यह जो इनका अरेंजमेंट है, यह इनका अरेंजमेंट इस हर जगह फैला हुआ है। तो सरकार की मोरल अथॉरिटी पर एक सवाल खड़ा होता है, देश को रूल करने की अथॉरिटी पर एक सवाल खड़ा होता है, और सरकार धीरे धीरे कमजोर दिखने लगती है, जो कि पिछले 5 से 7 वर्षों में हुआ है भारत में। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 5 से 7 वर्षों में बार बार ऐसी स्थिति क्रिएट की गई है जब सरकार उससे निपटने में अक्षम दिखी है। और सरकार को भी पता है कि अगर आपने स्टेप लिया तो उसको बचाव के लिए, जो अब जैसे कि आप काटने को तो काट सकते हो सामने खड़े प्यादे को, ठीक है, पर अपना वजीर आगे करके आपने सामने खड़े प्यादे को काट लिया और उसके पीछे जो घोड़ा खड़ा है वो आपके वजीर को काट लेगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान के डर से आप उस चाल को नहीं चलते हो। तो यह शतरंज की तरह से एक स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है, पर यह एक स्टेलमेट की स्थिति नहीं बनी हुई है। वे अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं, वे आपको घेर रहे हैं। तो जब आप दिख जाता है कि अब आप कुछ नहीं करेंगे या कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और आपने अपनी अक्षमता को एक्सपोज कर दिया, जो दुर्भाग्य से भारत की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है, कि इसकी अक्षमता अब दिखाई दे रही है कि यह हिंसक घटनाओं को से निपटने में या हिंसक भीड़ से निपटने में अक्षम है, क्योंकि यह हिंसक भीड़ जो है एक आतंकियों की नहीं दिखाई देती, वह आपके ही सिटीजन्स की दिखाई देती है, और ये वे सिटीजन्स हैं जिन्हें की पिछले 25 वर्षों में तैयार किया गया था। उसके बाद स्टेज 3 को डिस्क्राइब किया है, स्टेज क्राइसिस। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब हमने शाहीन बाग देखा था तो वो लगभग सबको पता है कि कौन सा एक समुदाय उसके पीछे ज्यादा लगा हुआ था, लेकिन जो इनकी स्ट्रेटेजी के सामने तिरंगा रख दिया जाएगा, बैकग्राउंड में बी आर अम्बेडकर की फोटो लगा दी जाएगी,
ताकि वो जो लेबलिंग है वो ना की जा सके, इनकी असलियत की भी लेबलिंग ना की जा सके, वो छद्म आवरण ओढ़ के ये सारे काम किए जाते हैं। जी। मैं तो कहता हूं कि हम लेबलिंग ही गलत करते हैं। एक समुदाय की लेबलिंग के बजाय हमें एक विचार की लेबलिंग करनी चाहिए। यह वामपंथियों का काम है। तो जो एक समुदाय को सामने किया जा रहा है, वो समुदाय भी इनका टूल है, जो कि स्टेज 3 स्टेज ऑफ क्राइसिस में जिसको वे यूज करेंगे। तो लेकिन यह एक विचार है जिसको कि हमें ब्लेम करना चाहिए। हमें समुदाय के इरादे तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मूल शत्रु है, जिसकी वजह से आप उसको एम नहीं कर पा रहे हैं। अगर खुलेआम कोई जिहादी तत्व AK-47 लेकर आपके सामने खड़े हो जाए तो पुलिस तो उसको गोली मार देगी, वहां तो समस्या नहीं है। यहाँ पर एक विचार जो है, जो अपने ही देश के लोगों को आपके सामने खड़ा कर रहा है, और उसका हथियार है भीड़। वो एक भीड़ जुटा रहा है, छोटी सी भी भीड़ जुटा रहा है। भारत के जैसे इतने बड़े देश में 50,000 की भीड़ या 20-30-40,000 की भीड़ कुछ भी नहीं होती है। वह किसी भी तरह से देश के ओपिनियन को या देश के मैंडेट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन ऐसे लोगों की आप एक क्रिटिकल भीड़ जब जुट जाती है, तो यह इस तरह से एक क्राइसिस खड़ी करते हैं। और जब ये क्राइसिस खड़ी करके यह स्थापित कर देते हैं कि सरकार अब कुछ नहीं करेगी या करने की स्थिति में नहीं रही, तब स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन में तो देश अनस्टेबल हो गया। तो अब उसके बाद यह क्राइसिस खड़ी करते हैं। तो मेरा आज की पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है, यह चर्चा करीब 1 साल पहले मैंने संजय दीक्षित जी के साथ की थी। तो मैंने कहा था कि हम स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन से गुजर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आज मैं कहना चाह रहा हूं, स्थिति बदल गई है और आज हम स्टेज ऑफ क्राइसिस के बिल्कुल करीब खड़े हैं। स्टेज ऑफ क्राइसिस क्या होता है? तो किसी एक बहाने से देश में हिंसा फैलाई जाए, जैसा आपने देखा पिछली 26 जनवरी को किया गया कि ट्रैक्टर लेकर घुसा गया। उसके बाद कितने ही लोगों को कैमरे के सामने तड़पा कर मार डाला गया। तो सरकार को उकसाने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि सरकार अब इन पर एक्शन ले, क्योंकि सरकार ने पहले ही दिखा दिया है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो उनके एक्शन की तैयारी से निपटने की, उनको लगता है कि उस एक्शन से निपटने की उनकी तैयारी पूरी है। तो अगर सरकार कोई एक्शन लेगी तो क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। अभी मोदी जी के काफिले पर हमला करके मोदी जी की हत्या करने का जो प्रयास किया गया पंजाब में, यह ऐसी ही एक क्राइसिस को खड़ा करने का प्रयास था। अगर यह हो जाता तो देश में उसकी प्रतिक्रिया होती और उसका क्राइसिस और उनका एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस हो जाता, जिसको कि लेकर यह खुलेआम हिंसक घटनाएं कर सके। तो खुलेआम हिंसा का सहारा लेकर समाज पर की सत्ता को अस्थिर कर दें। यह स्टेज ऑफ क्राइसिस अधिक लंबा नहीं चलता, सिर्फ 6 वीक यूरी बेजमेनोव ने परिभाषित किया है क्लासिकल टर्म्स में। भारत में लंबा चल सकता है, पर यह कुछ सप्ताह की बात होती है। और इसके बाद जब देश की व्यवस्था पूरी तरह से अस्थिर हो जाती है और सत्ता का देश के ऊपर कंट्रोल समाप्त हो जाता है, तो अब ये आगे बढ़ते हैं और देश की पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। स्टेज ऑफ टेक ओवर, जिसको स्टेज ऑफ टेक ओवर को उन्होंने कहा है बड़े यूफेमिस्टिकली स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जी। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी असेसमेंट ठीक है या गलत, कि जब ये इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इनकी जो प्लान्स हैं ABC तीनों तैयार होती हैं, बल्कि शायद Z तक तैयार होती होंगी, कि जैसे हम मोदी जी वाले इवेंट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्होंने अपने जो मोहरे सब जगह प्लांट किए होते हैं कि अब वो जो मेजर इवेंट था वो नहीं हुआ, कि मोदी जी की हत्या तो हो नहीं पाई, ना उन पे कोई अटैक हो पाया, तो अब उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश की जाती है। ये प्लान B आ जाता है कि विन विन सिचुएशन है, हमने ये स्थिति क्रिएट कर दी है, अगर तो हत्या कर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से अचीव हो गया, अगर नहीं किया तो भी हमने दूसरे को एम्बेरस कर दिया कि देखा हमने उसे भगा दिया, हमने ये कर दिया, और एक हेल्पलेसनेस दिखा दी। तो ये जो जिसे गेम थ्योरी में बोलते हैं कि विन विन सिचुएशन है, कि दोनों ही हमारे पास कार्ड्स हैं, ये होगा तो भी हमने जीतना है, वो होगा तो भी हमने जीतना है। तो यहाँ पर नैरेटिव का रोल आ जाता है कि क्योंकि उन्होंने मीडिया पे, जो एकेडमिया है, जो पूरे का पूरा नैरेटिव का फ्लो है, उस पे ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, जो पहले वाली स्टेजेस थी, इसलिए वो इसमें लगभग सफल हो जाते हैं। इधर भी जाएंगे तो भी सफलता, उधर जाएंगे तो भी सफलता है।
चूंकि वे क्राइसिस करने में सफल नहीं, क्रिएट करने में सफल नहीं हुए, तो इन्होंने उस घटना को स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन का पार्ट बना दिया। इससे सरकार डीस्टेबलाइज हुई, इससे सरकार की मोरल अथॉरिटी, स्वदेश पर शासन करने की अथॉरिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। अगर वे सफल हो जाते तो वे अगले स्टेज में चले जाते, सफल नहीं हुए तो भी उन्होंने अपने स्टेज ऑफ डीस्टेबलाइजेशन को और अधिक क्या कहेंगे, रीइंफोर्स किया। तो वही घटना उनके डीस्टेबलाइजेशन को के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करती है। और इसमें अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, अच्छा मैं उस पे आने से पहले एक और चीज जो बीच में शेयर करने लगा था कि इनके यूरी बेज़मेनोव का जो हैंडलर था वो था मित्रोखीन, और मित्रोखीन आर्काइव्स पे भी मुझे लगता है हम किसी दिन चर्चा करेंगे। तो उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है, तब की बात है शायद ये आज से 50 साल पुरानी, कि हम जिस दिन चाहें उस दिन दिल्ली में 20,000 मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं जी। तो कुछ चीजें कभी देखिए 50 साल में चेंज नहीं, आज हम 2022 में आ गए हैं, वो तो 20,000 बढ़ के 2 लाख हो गया है सर, और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ठीक बात है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि अब सोवियत रूस तो है नहीं, ना यूरी बेज़मेनोव है, तो ये पुरानी बातें क्यों खाड़ रहे हो? आज कौन सा कोई ऐसा कोई सुपर पावर है, या कोल्ड वॉर चल रही, तो आज कौन सी सुपर पावर है जो हमें इस तरह से सबवर्ट करने की कोशिश करेगी? कहीं हम ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो नहीं बनते जा रहे हैं? यह बात तो मैंने पहले ही कही है कि सोवियत रूस का पतन, सोवियत रूस वामपंथ की हार नहीं थी, वामपंथ की चाल थी। तो वामपंथ वही है, पहले यह सोवियत रूस के माध्यम से ऑपरेट करता था, आज यह बाइडेन के माध्यम से ऑपरेट करता है, लेकिन वह वामपंथ वही है। तो जो चीज आज इसने अपना फील्ड ऑफ ऑपरेशन अमेरिका शिफ्ट कर दिया है, तो फील्ड ऑफ ऑपरेशन को अमेरिका शिफ्ट करने के लिए यह जरूरी था कि उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसकी वजह से अमेरिकन पब्लिक का परसेप्शन जो था वह वामपंथ के प्रति नकारात्मक था। तो जब तक कम्युनिस्ट थ्रेट था, जब तक यह कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिकन जनता जो थी वह वामपंथ के प्रति नकारात्मक थी, वह कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। तो इन लोगों ने सोवियत रूस को सैक्रिफाइस किया, जिसे कि एक समय में हमने बहुत बड़ी जीत बताई फ्री वर्ल्ड की। लेकिन आप देखेंगे कि उसी समय अमेरिका में बैठे वामपंथियों ने भी सोवियत रूस के पतन को सेलिब्रेट किया। अभी मैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बैठे जो वामपंथी थे उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ, उन्होंने इस पतन को, सोवियत रूस के पतन को सेलिब्रेट किया। और जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री मैं पढ़ रहा था, एक जापानी मूल के लेखक हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूं। एंड ऑफ हिस्ट्री एक पुस्तक है जिसमें कि वे इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि अब यह खत्म हो गया, अब दुनिया में एक लिबरल साम्राज्य, अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। इट इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री एज वी नो इट, नाउ देयर विल बी वन रूल, वन वर्ल्ड ऑर्डर विच विल नॉट चेंज एट ऑल। वह वर्ल्ड ऑर्डर क्या था? वह वामपंथी वर्ल्ड ऑर्डर है। तो जी, फ्रांसिस फुकुयामा, हाँ, फुकुयामा। तो यह जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उन्हें स्थापित करना था, जिसको उन्होंने सेलिब्रेट किया है, वह वामपंथी वर्ल्ड ऑर्डर है, जो आज दिखाई दे रहा है, जो आज अमेरिका पर कब्जा किए हुए है, कि कुछ लोग, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ कॉर्पोरेट मिलकर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो यहाँ पर यह ना समझें कि वहां चूंकि कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, चूंकि इसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व है और यह उनकी मर्जी से चल रहा है, तो यह पूंजीवादी व्यवस्था है। जी नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी फ्री व्यवस्था है, एक ऐसी मुक्त व्यवस्था है जहां पर जो कि कंटिन्यूअसली म्यूटेबल है, जिसमें कि आज गूगल है तो कोई और दूसरा फूगल आ जाएगा। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां पर इनकी सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज ना करे। तो जहां पर लोगों को विचार करने की ही स्वतंत्रता नहीं होगी, जहां पर आपको सोचने की ही स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां पर नई चीजें नहीं आएंगी। और नई चीजें नहीं आएंगी तो पुराना जो लोग आज सत्ता में है वे हमेशा सत्ता में रहेंगे, और यही वामपंथी टेक्निक है, यही वामपंथी एम्बिशन है। तो जो काम पहले रूस के माध्यम से भारत में किया जा रहा था, आज वही काम अमेरिका के माध्यम से भारत में किया जा रहा है। हमारा जहां तक सवाल है,
हमारे ऊपर पड़ने वाला चाकू बदला है, हमारी गर्दन नहीं बदली। गर्दन वही है, चाकू बदला है। या चाकू भी वही है, हैंडलर चाकू जिसने हाँ, पकड़ चाकू वो पकड़ने बदला। वाले बंदे बदले, हाथ बदले। जी। तो अच्छा, इसमें फिर एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि हम लेफ्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, वहां पर तो जो लेफ्ट है, अब लेफ्ट बाय डेफिनेशन है कि जो किसी तरह के गॉड में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो यहाँ पर हमारे देश में सबवर्सिव एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें जहां मिशनरियों का हाथ आता है, जहां पर जिहाद लॉबी का हाथ आता है, वहां पर लेफ्ट भी आपको दिखाई दे जाता है, या लेफ्ट कम से कम उनको इंटेलेक्चुअल कवर तो लेफ्ट देता है। तो ये म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक होने चाहिए, लेकिन ये म्यूचुअली साइनर्जिस्टिक कैसे हैं? लेफ्ट धर्म के विरुद्ध है, आप ये कह रहे हैं, नहीं, रिलीजन के मैं विरुद्ध है। रिलीजन के विरुद्ध। हाँ, रिलीजन के विरुद्ध है। तो देखिए, लेफ्ट ने रिलीजन से क्या लिया? लेफ्ट और रिलीजन, रिलीजन का मतलब यहाँ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मैं हिंदू धर्म को रिलीजन के बजाय धर्म कहना पसंद करता हूं, इसलिए मैं जब रिलीजन की बात कर रहा हूं तो मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करता हूं। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और लेफ्ट विरोधी नहीं है, कॉम्पिटिटर है। ये तीनों ही जनता को गुलाम बनाने के टूल है, जनता की वैचारिक स्वतंत्रता को छीनने के टूल है, और ये तीनों का आपस का झगड़ा सिर्फ यही है कि जनता को गुलाम कौन बनाएगा। तो जहां तक भारत का सवाल है, भारत में इन तीनों का स्टेक है। भारत की जनता को गुलाम कौन बनाएगा? इन्हें पता है कि भारत में इनका सामना जिस चीज से है वह है धर्म। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति जब तक जिंदा है, दुनिया में वैचारिक स्वतंत्रता की उम्मीद जिंदा है। लोगों को खुद से सोचने की छूट है, आजादी है, लोगों को खुद से सोचने का प्रोत्साहन है, सोचने की एक परंपरा है। और जब तक लोग अपने आप सोचते रहेंगे, वैचारिक स्वतंत्रता रहेगी, उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो पहली बात है, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता की हत्या करना उनका उद्देश्य है, और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वह हिंदू धर्म है। तो अब इन तीनों को इसमें अपना पाई, इस पाई में अपना अपना हिस्सा दिखाई देता है। इस्लाम को दिखाई देता है कि वे जमीन छीनेंगे, क्रिश्चियनिटी को दिखाई देता है कि वे लोगों को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ चर्च खोलेंगे, वामपंथ को दिखाई देता है कि वे यहाँ के पॉलिटिकल एंड दैट इज सत्ता के पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गन्स पर कब्जा करेंगे। तो जैसे जंगली कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार करते हैं, वैसे ये तीनों जंगली कुत्ते आज के दिन में हिंदू धर्म का और हिंदू संस्कृति का शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जनता को गुलाम बनाने का के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। जब तक हम हिंदू हैं, जब तक हमारे अंदर हिंदू संस्कार जिंदा है, जब तक हम स्वयं से सोचकर अपने आप, अपने विवेक से काम करने का के संस्कारों से चल रहे हैं, तब तक इन तीनों में से कोई भी सफल नहीं हो सकता। राजीव जी, इसमें ना यहाँ पे एक जो समस्या आ जाती है वो ये है कि डायग्नोसिस हमने कर दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब जो आपने कहा कि हम अपने पैरों पर सोचते हैं, जो हिंदू संस्कृति का अर्थ ये है कि आप इंडिविजुअल होके सोचते हैं, ग्रुप में नहीं सोचते, क्योंकि इन तीनों आइडियोलॉजीज की जो नेचर है वो कॉन्ग्रेगेशनल है, कि इकट्ठे होके कोई एक अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी फिगर होगी जो इनको सिखाएगी, जो समझाएगी। पर अभी जो हम अपने समाज में देख रहे हैं कि हम वो हिंदू तो बचे ही नहीं है। हम सिर्फ क्या होता है कि दिवाली पे पटाखे फोड़ लिए, होली पे रंग लगा लिया, दशहरे पे मेले में जाके शॉपिंग करके आ गए, सिर्फ यहाँ तक के हिंदू बच गए हैं। तो ये कब तक रहेगा? क्योंकि जो ऑनस्लॉट है वो रिलेंटलेस है, वो तो हटने वाले हैं नहीं है, लेकिन हमने अपना ग्राउंड छोड़ दिया है। तो इसलिए मैं इस चीज पे आना चाह रहा हूं कि हम करें क्या। सवाल तो ये उठता है कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन वी डू। भाई साहब, आपके सामने मैं बैठा हूं तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हमने अपना ग्राउंड छोड़ दिया है। नहीं, आपका मैं होना, जी, आपका होना इस बात का प्रमाण है हम्म, कि आप जैसे लोग जब तक हैं, हमारे लिए उम्मीद है, और हम, हमारे लिए प्रेरणा है। हम लड़ रहे हैं। आप
और आप शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर इस क्षेत्र में आए हैं, विचार के क्षेत्र में, जहां पर आप लोगों को, तो आप जो काम कर रहे हैं वे, वह जो शिक्षक का मूल काम है वह कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करना, लोगों की विचार ग्रंथियों को स्टिमुलेट करना। आप ऐसा नहीं कह रहे यहां बैठकर कि तुम्हें वही बात माननी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूं, आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। आप लोगों को विचार दे रहे हैं और लोगों को सोचने को उद्वेलित कर रहे हैं। यह जो सीड, बीज जब तक जिंदा है, जमीन हम खोज लेंगे और हम उगेंगे। इस बीज को जिंदा रखना सबसे जरूरी है। आपने स्ट्रेटेजिकली जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम एक लड़ाई लड़ते हैं तो हमें उस लड़ाई में जो हमारी टेक्निक होती है, वह टेक्निक जो होती है कांग्रीगेशनल होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। वर्टिकल टॉप डाउन होनी चाहिए कि एक सेंट्रल लीडरशिप की हमें जरूरत पड़नी चाहिए और हम उस सेंट्रल लीडरशिप को फॉलो करें, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो एक मिलिट्री माइंडसेट जो होता है ना, वह इस तरह के, वह लड़ाई के लिए जरूरी होता है और वह इस स्थिति के लिए बहुत आवश्यक होता है। और वह हिंदू की जो सोच की जो वैचारिक प्रक्रिया है, जहां पर हर व्यक्ति को मूलतः इंडिपेंडेंट होने को प्रोत्साहित किया जाता है, उससे बहुत मैच नहीं करता। यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम इनसे इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है और हम एक जैसा नहीं सोचते। हम ऐसा एक जैसा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम हिंदू हैं और हमें अलग अलग सोचना सिखाया जाता है। दूसरी बात है कि अगर हमने अपनी यह पहचान खो दी, अपनी यह यूएसपी खो दी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जिसको बचाने के लिए लड़ा जाए। तो फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे। जो हमारी यूएसपी है, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। पर इसी को बचाने के लिए हमें इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, इस विचार के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जब आप, एक किसान जब अपना उपजाए अनाज को खाता है तो वह बीज को बचाकर रख देता है। बीज को कभी नहीं खाता क्योंकि उसे अगले वर्ष उससे रोपना है और उससे अगली फसल पैदा करनी है। तो हमें वैचारिक स्वतंत्रता के इस बीज को तो बचाकर रखने की आवश्यकता है ही है, इसमें तो मुझे कोई शंका नहीं है। इस बात से कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम यूनाइटेड कैसे हों, इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है, हमें वापस उन्हीं टूल्स पर कब्जा करना होगा जिससे हमारी कॉमन हिंदू आइडेंटिटी असर्ट हो सके। जो शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, ये जो टूल्स हैं जिन पर, जिसके बारे में यूरी बेज़मेनोव ने बताया कि उन सब पर कब्जा करके पूरे देश को डिमोरलाइज किया गया है। पूरे देश के मोरल अपलिफ्टिंग के लिए हमें इन्हीं टूल्स पर वापस कब्जा करना पड़ेगा। अब सरकार क्यों नहीं करती, हम क्या कर सकते हैं, यह सारे बाकी के विषय हैं। लेकिन जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन टूल्स पर कब्जा करने की आवश्यकता है। तो उस दिशा में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वही हमारी लड़ाई है और वही वो लड़ाई है जिससे कि हम लड़ सकते हैं। अगर फिजिकली उसके पहले स्टेज 4 नहीं आ गया और हम फिजिकली ओवर पावर नहीं कर लिए गए तो, क्योंकि यह जो वामपंथ का अगर सत्ता पर जो कब्जा होगा तो जो पहली चीज जाएगी वह होगी वैचारिक स्वतंत्रता। जो लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वामपंथ के साथ जा रहे हैं वे सबसे पहले मार डाले जाएंगे। उन्हें यूजफुल इडियट्स कहा जाता है। और यह बात यूरी बेज़मेनोव ने भी कही है कि उसके पास ऐसे लोगों की लिस्ट थी इन द पीरियड ऑफ नॉर्मलाइजेशन दैट इज टेक ओवर, जिनको सबसे पहले एलिमिनेट किया जाएगा। और यह दुनिया के हर देश में हुआ है। जब कभी भी वामपंथी सत्ता में आते हैं, सबसे पहले उस देश के इंटेलेक्चुअल्स पर, जिनकी मदद से वे सत्ता में आए हैं, जिनको मूर्ख बनाकर, जिनका सहयोग लेकर वे सत्ता में आए हैं, सबसे पहले वे उन्हें एलिमिनेट करते हैं। तो उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यह समझ इन मूर्खों को नहीं है। चीन में 100 फ्लावर्स कैंपेन हुआ था। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब माओ वापस सत्ता में आ गया तो उसने लोगों से, जब माओ सत्ता में आया तो बहुत सारे लोगों ने, जिसने उसे सपोर्ट किया था, और इंटेलेक्चुअल्स ने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने, राइटर्स ने, जिसने माओ को और वामपंथ को सपोर्ट किया था, उन लोगों को माओ ने कहा कि हमें आपकी जरूरत है, आप सभी अपने विचार व्यक्त करें।
जैसे कि गार्डन में 100 फ्लावर्स खिलते हैं, वैसे ही लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम इन द गार्डन ऑफ द थॉट ऑफ चाइनीज इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। तो लोगों ने इसको बड़ा सीरियसली ले लिया और लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। और जब लाखों लोगों ने, पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने कई महीने तक लगातार अपने विचार व्यक्त किए, माओ को क्रिटिसाइज किया, कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया, उसको सुधरने के रास्ते बताए, ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनाई गई और उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। तो 100 फ्लावर्स कैंपेन का यह असर हुआ कि करीब 1.5-2 लाख लोग मार डाले गए, जेल में डाल दिए गए। तो यही होता है वामपंथ के साथ। तो जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स आज के दिन में वामपंथियों के साथ खड़े हैं और इन वामपंथी टेक्निक्स को आप समर्थन कर रहे हैं, हमारा आपका तो जो होगा, हमें तो पता है कि क्या होगा, उन्हें पता नहीं है। हिंदी में एक कैपिटल सी वाला वर्ड है, उन्हें पता नहीं है। तो उनके साथ जो होगा वह हमसे बुरा होगा। हमें और आपको तो पता है कि जिस दिन ऐसा होगा हम निशाने पर रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं है। तो उनके साथ वही होगा जो माओ के 100 फ्लावर कैंपेन के बाद चीन के बुद्धिजीवियों का हुआ था। बात ठीक है ये जी। प्रश्न ले लूं कुछ? जी हाँ। सुकृत राजकमल जी हैं, मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए थैंक्स सर। अच्छा हाँ, इन्होंने भी कहा था कि राजीव जी से चर्चा रखनी है। प्रश्न है जी, राजीव सर, क्या हमारे हिंदू मंदिरों का इकोसिस्टम वापस से चालू हो तो क्या कल्चरल मार्क्सिज्म हमारे समाज से कम होगा? देखें, अर्थ के बिना तो धर्म नहीं है चल सकता, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो हिंदू मंदिरों का अर्थतंत्र हमें वापस मिलना चाहिए। हिंदू जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो वापस हिंदुओं के पास आना चाहिए, जिससे कि उसका प्रयोग हिंदू समाज के इकोसिस्टम के निर्माण में प्रयोग हो सके, हमारी शिक्षा को फाइनेंस कर सके, हमारी कलात्मक गतिविधियों को फाइनेंस कर सके। उन सारे टूल्स पर कब्जा करने के लिए जो संसाधन चाहिए वे हमारे मंदिरों से हमारे पास आ सकते हैं, इसलिए इस पर कब्जा किया जाना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम इस पर एक सहमति भी होनी चाहिए कि उस रास्ते से वह जो हमें संसाधन वापस मिलेंगे उसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाने की आवश्यकता है, इसको लेकर। नहीं तो फिर वहां पर क्या होगा कि उन संसाधनों के लिए छीना झपटी शुरू हो जाएगी, लोगों को वहां सत्ता दिखाई देने लगेगी। और जैसा हिंदुओं के साथ होता है, भोजपुरी में एक कहावत बोलते हैं, गाछे कटहल ठोड़े तेल। ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कटहल अभी पेड़ पे है और हम मुंह पे तेल लगाकर बैठ जाते हैं कि आज कटहल खाने मिलेगा। तो यह हिंदुओं के साथ हिंदुओं के साथ अक्सर होता है कि विजय मिलने के ठीक पहले ये आपस में फूट पड़ जाती है कि अब वो जो विजय मिलेगी उसका फ्रूट्स कौन खाएगा, उसका परिणाम फल किसे मिलेगा, इसके लिए फूट पड़ जाती है। इससे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और ये जब हम बात करते हैं इन चीजों की कि हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, तो मुझे जो एक चीज माइंड में खटकती है वो ये है कि जो लेफ्ट है उसका पूरा इकोसिस्टम आज वैसे का वैसे ही है, कोई उसमें चेंज नहीं आया। वो जो हमारा यूथ है उसकी सबसे प्रोडक्टिव एज में उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं जी। और जब तक वो 22, 23, 24 होके बाहर निकलते हैं तब तक उनका एक जो प्रोडक्टिव पीरियड होता है वो यूटिलाइज किया जा चुका होता है। तो इसके बारे में पता नहीं कोई सोचता या नहीं सोचता, लेकिन हम करें क्या इसके लिए? जी, इसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ और मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं अभिजीत जी, उनसे अक्सर इस बारे में बात होती है कि हिंदू संस्कृति की जो पैकेजिंग है ना वह खराब है। हमारा जो पैकेट है वह बाहर से जो पैकेजिंग है